Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. और आज हम देखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। देखिए, जो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें सिर्फ टैक्स निकाल के आईटीसी क्लेम करना है, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, वो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क पे दे दूंगा, वो आप लोग खुद करेंगे। और जो डिस्कशन वाले होंगे उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन शैल बी दी इंटरेस्ट be payable by a registered person under section 50 of the CGST Act and what is the maximum rate of interest chargeable for the same। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 50 के हमारे पास दो सब सेक्शंस हैं। सेक्शन 50 के हमारे पास दो सब सेक्शंस हैं। एक सब सेक्शन 1 है जिसमें 18% पर एनम के इंटरेस्ट की बात है, और ये कब लगता है? जब आप डिलेड पेमेंट करते हो तब, राइट। और सब सेक्शन 2 के अंदर 24% पर एनम के इंटरेस्ट की बात है, और ये 24% पर एनम का इंटरेस्ट कब लगता है? जब आप अनड्यू या फिर एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हो, या फिर अनड्यू और एक्सेस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर लेते हो। इन दो केसेस में आपका 24% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। अब ऑब्वियस है कि आप एग्जाम में ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बिल्कुल एक्ट की लैंग्वेज उतार के लिखनी है, ये एडवाइजेबल नहीं है आपके लिए। आप अपने वर्ड्स पे लिखिए, लेकिन इतना बेसिक इंग्लिश यूज़ कर लेना कि बाद में जब वो स्टेटमेंट तुम खुद रीड करो तो तुम्हें भी समझ में आए कि तुमने क्या लिखा है, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम ऐसी इंग्लिश मत लिख देना कि बाद में तुम खुद पढ़ने बैठो और तुम्हें खुद ही समझ में ना आए कि तुमने क्या लिखा है। अगला आता है, मेसर्स सॉल्टी एंड स्पाइसी लिमिटेड रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी in contravention of the provisions of section 42 subsection 10 of the CGST Act for the month of April 2019 which is ineligible credit। ठीक है, देखो, क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए था, क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने क्रेडिट लेके अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को 1.5 लाख रुपए से क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। अ शो कॉज नोटिस वॉज इशूड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट टू पे the tax along with interest। Messrs Salt and Spicy Limited paid the tax and interest on 31st July 2019। Calculate the interest liability, ignore penalty। बताइए कितने परसेंट वाला टैक्स लगेगा, सॉरी कितने परसेंट वाला इंटरेस्ट लगेगा? 18% वाला लगेगा कि 24% वाला लगेगा? 18% वाला लगेगा कि 24% वाला लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? As per section 50 subsection 2, as per section 50 subsection 2, when registered person claim undue or excess ITC, then interest is charged at the rate of 24% per annum। In the given case, Messrs Salt and Spicy has availed ineligible credit of rupees 1,50,000 on this undue credit, interest shall be levied at the rate of 24% per annum। दैट इज, अच्छा, 24% पर एनम। अब आप ये बताओ कि इंटरेस्ट कब से लगेगा? इन्होंने अप्रैल 19 मंथ में इनएलिजिबल क्रेडिट लिया है। अब जरा ध्यान से समझना, अप्रैल 19 का क्रेडिट है, तो अप्रैल 19 का क्रेडिट आपने लिया होगा
टैक्सेस को पे करने के लिए, और टैक्सेस पे हुए होंगे 20 मई को। तो आपका जो इंटरेस्ट लेवी होगा वो लेवी होगा 20 मई 2019 से। आपने इसका पेमेंट किया है 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2019 तक। ये लॉजिक क्लियर हुआ? ये लॉजिक क्लियर हुआ? ट्वेंटियथ में मैंने क्यों लिया सर? 20 में मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमने अप्रैल मंथ में क्रेडिट लिया है, हमने अप्रैल मंथ में क्रेडिट लिया है, और अप्रैल मंथ का क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज हुआ होगा अप्रैल मंथ की टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए, अप्रैल के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। और अप्रैल का आउटपुट टैक्स कब पे हुआ होगा? 20 मई 2019 को हुआ होगा। बात समझ में आया? जरा डेज कैलकुलेट करिए कितने निकल के आते हैं। 20 मई से 31 जुलाई, 20 मई से बल्कि 20 में भी क्यों लेंगे, 21 में लेंगे, क्योंकि 20 को तो लिया होगा, तो इधर आप 21 कर दीजिए, बल्कि 21 मई से 31 जुलाई। डेज कैलकुलेट कर लीजिए, तो मई में आ जाएंगे आपके पास 11 डेज, जून में आ जाएंगे आपके पास 30, तो हो जाएंगे 30 + 11 41, 41 + 31 72 डेज। तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1,50,000 इंटू 24% इंटू 72 डिवाइडेड बाय 365। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चे, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ₹7,101 रुपीज़। बोलिए, कोई ऐसा प्राणी जिसे इस फैक्ट्स में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है और कौन कौन से मोड से पेमेंट हो सकती है, ये आप लोग कर लोगे बड़े आराम से। इसके बाद केसर महाराज, अ रजिस्टर्ड पर्सन, गिव्स अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन एन ऑडिटोरियम। द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द सेड परफॉर्मेंस इज ₹1,48,500. Is Kesar Maharaj is liable to pay GST on the consideration received for the said performance if such performance is not for the promotion of any product or services? If yes, determine his GST liability, CGST, SGST or IGST as the case may be. Will your answer be different if Kesar Maharaj is a brand ambassador of a food product and aforesaid performance is for the promotion of such food product? The dance performance given by the Kesar Maharaj is not a classical dance performance but a contemporary Bollywood style dance performance. ठीक है, what will be your answer if the consideration charged by Kesar Maharaj for the classical dance performance is ₹1,60,000? तो यहाँ पर आपके लिए एक एग्जेम्पशन का पॉइंट आता है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन का पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्सन क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करता है, क्लासिकल आर्ट में क्या आ जाएगा? डांस आ जाएगा और आपका थिएटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई बंदा क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल डांस, क्लासिकल थिएटर परफॉर्म करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, अच्छा इसी में आप म्यूज़िक भी ऐड कर लीजिएगा, कोई क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्म करता है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? इसके लिए गवर्नमेंट ने करा हुआ है कि भाई देख, ऐसा है कि अगर तू कंसीडरेशन चार्ज करेगा अप टू ₹1,50,000, कंसीडरेशन चार्ज करेगा अप टू ₹1,50,000, तो तेरी सेवाओं को अपन क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। इस पे हम एक भी रुपए का GST नहीं लगाएंगे।
क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करता है, क्लासिकल आर्ट में क्या क्या आ जाएगा, डांस आ जाएगा, थिएटर आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, और वो कंसीडरेशन लेता है अप टू ₹1,50,000, 1.5 लाख रुपए एक्सीड नहीं होनी चाहिए, अप टू ₹1,50,000, तो उसका जीएसटी क्या होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब इसी बात का एक्सेप्शन डाला, एक्सेप्ट कहता है कि अगर तुम परफॉर्मेंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हो, एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्मेंस कर रहे हो, ये जो क्लासिकल परफॉर्मेंस हुई है, ये क्लासिकल परफॉर्मेंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर हुई है, तो बाबू ऐसा है कि तुम्हारी सेवाएं टैक्सेबल रहेंगी, चाहे कंसीडरेशन तुमने 1.5 लाख लिया हो, 1.5 लाख से ज़्यादा लिया हो, 1.5 लाख से कम लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसीडरेशन की अमाउंट मैटर नहीं करती है। अगर तुम एज अ ब्रांड एम्बेसडर तुम प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर तुमने ये परफॉर्मेंस करी है, तो ये सेवाएं तुम्हारी क्या हो जाएंगी मेरे बच्चे, टैक्सेबल हो जाएंगी। इसके बाद उसने कहा कि ये जो एग्जेम्पशन है वो केवल किसके लिए है, क्लासिकल आर्ट फॉर्म के लिए है। मतलब अगर आप और कोई परफॉर्मेंस करते हैं, वेस्टर्न परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड, व्हाटसोएवर द केस में भी, अगर आप कोई और एनी अदर आर्ट परफॉर्म करते हैं, एनी अदर आर्ट का मतलब अदर देन क्लासिकल, अगर आप अदर देन क्लासिकल कोई आर्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये एग्जेम्पशन आपके लिए नहीं है, ये एग्जेम्पशन आपके लिए नहीं है, मतलब कि आपकी सेवाएं टैक्सेबल हो जाएंगी। तो 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात कि अगर हम क्लासिकल आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं और कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं अप टू ₹1,50,000, तो हमारी सेवाएं एग्जेम्प्ट होती हैं। अगर हम क्लासिकल आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो हमारी सेवाएं टैक्सेबल होती हैं। अगर हम कोई और आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम कोई और आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में हमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, मतलब कि हमारी सेवाएं टैक्सेबल होती है। राइट, अब जरा क्वेश्चन पे आओ। पहला पॉइंट कहता है कि आपने इस परफॉर्मेंस के लिए 1,48,500 रुपीज चार्ज किए, 1,48,500 रुपीज चार्ज किए, और लिखा हुआ है कि ये परफॉर्मेंस जो है नॉट फॉर प्रमोशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो मतलब आप किसी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, किसी का प्रोडक्ट आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में आप क्या लिखेंगे, जब आपने कंसीडरेशन लिया है 1,48,500 का, तो ये सेवाएं आपकी क्या हो गई हैं, एग्जेम्प्ट हो गई हैं। ठीक है, फिर इसका बी पार्ट आता है, कहता है विल योर आंसर बी डिफरेंट, विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसी फूड प्रोडक्ट के अफोर्सेड परफॉर्मेंस कर रहे हो। मतलब जो आपने क्लासिकल आर्ट परफॉर्म किया है वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया है, मतलब एज अ ब्रांड एम्बेसडर किया है। तो अगर आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर किया है, तो ये 1,48,500 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। अब अगर टैक्सेबल हो जाएंगे तो क्वेश्चन ने कहा था कि आपको जीएसटी लायबिलिटी डिटरमिन करनी है। अब ज़रा आप ये बताइए कि यहाँ पर सीजीएसटी लगाएं, एसजीएसटी लगाएं, क्या लगाएं। सर क्वेश्चन में कुछ फैक्ट्स गिवन नहीं है कि ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो अपन इसे इंट्रा ही मानेंगे और इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। 1,48,500 के ऊपर 9% लगा दीजिएगा, और यहाँ पर भी 1,48,500 पे 9% लगा दीजिएगा। राइट, आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 13,365। दिस इज योर जीएसटी लाइबिलिटी इन दिस केस। अगला पार्ट क्या कहता है, द डांस परफॉर्मेंस गिवन बाय केसर महाराज इज नॉट अ क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस नहीं किया है, बॉलीवुड स्टाइल डांस किया है। तो सर अगर आपने जो परफॉर्मेंस करी है, अगर आपने जो परफॉर्मेंस करी है वो क्लासिकल नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपके ये 1,48,500 क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, और आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा सेम एज अबव। ठीक है, आपकी जो जीएसटी लाइबिलिटी आएगी वो आ जाएगी सेम एज अबव।
इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि सर अगर आपने कंसीडरेशन 1,60,000 रुपये लिया है तो, अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर आपने कंसीडरेशन 1,60,000 ले लिया है तो अब चाहे तुमने क्लासिकल किया हो चाहे तुमने नॉन क्लासिकल किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। जब कंसीडरेशन 1.5 लाख से ऊपर निकल जाता है तो ये ऑलवेज टैक्सेबल हो जाता है। जब कंसीडरेशन 1.5 लाख से ऊपर निकल जाता है तो ये ऑलवेज टैक्सेबल हो जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो परफॉर्मेंस है वो क्लासिकल है कि नॉन क्लासिकल है। तो 1,60,000 पे आपको 9% देना पड़ेगा और SGST भी आपको 1,60,000 पे 9% देना पड़ेगा। और प्लीज़ कृपा करके एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं, इसलिए अपन शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा कवरेज हो जाए। और अगर तुमने ऐसी कोशिश एग्ज़ाम में करी तो नंबर कटने के पूरे चांसेस हैं, राइट। तो आप पूरा CGST और SGST लिख कर आएंगे, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है? कौन सा रेट कैसे डिटरमाइन करना है बच्चे? दिया नहीं था क्वेश्चन में। अरे चलो नहीं दिया तो मैंने 9% ले लिया, वरना क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा। रॉयल स्वीट एंड कंपनी, a registered supplier has furnished the details of the following few transaction which took place in the November 2019। ये यहाँ पर 6 नहीं आएगा। इन्होंने 11 नवंबर 2019 को पेमेंट किया है एडवोकेट को इन दिल्ली। पेमेंट मेड टू एडवोकेट इन दिल्ली। इनवॉइस इनको मिली है 7 जुलाई 2019 को 1,25,000 की, ओके। और 20 नवंबर को इन्होंने पे करी है सिटिंग फीस टू द डायरेक्टर फ्रॉम हरियाणा फॉर मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली ऑन 15 अक्टूबर 19। इंटर स्टेट सप्लाई है, ओके। 15 अक्टूबर 19 को इनवॉइस का डेट है 75,000 रुपीज़। एज्यूम द रेट्स ऑफ टैक्सेस टू बी CGST 9%, SGST 9%, IGST 18%. You are required to compute the GST payable for the month of November 2018 along with the time of supply of the aforementioned activities। क्या बात है? देखो इस क्वेश्चन में उसने आपसे 3 चीज़ें पूछी हैं, आपको पता है? इस क्वेश्चन में उसने आपसे 3 चीज़ें पूछ ली हैं। एक, उसने आपसे RCM का प्रोविज़न पूछ लिया। दूसरा, उसने आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछ लिया। और तीसरा, उसने आपसे GST की लाइबिलिटी पूछ ली। तो एक क्वेश्चन से उसने 3 शिकार किए हैं। अब अगर आपको ध्यान हो RCM, तो उसमें मैंने आपको बताया था, देखो ये कंपनी है, बॉडी कॉरपोरेट है, ये बॉडी कॉरपोरेट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं बॉडी कॉरपोरेट को, अगर लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं बॉडी कॉरपोरेट को जिसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। तो यहां पर लीगल सर्विसेज मिली है रॉयल स्वीट एंड कंपनी को, जो कि एक बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट भी क्या, आप यहां पर बिजनेस एंटिटी ले लो कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी को अगर लीगल सर्विसेज मिलती हैं
और वो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड कर जाता है तो ये लीगल सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल हो जाती हैं। अब इन द गिवन केस हमें ये नहीं पता है कि रॉयल स्वीट एंड कंपनी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अपन ये एज्यूम कर लेंगे कि कर रहा है। यानी कि ये जो लीगल सर्विसेज है 1,25,000 रुपए की, ये आपकी किधर आ जाएंगी, ये आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाएंगी, राइट। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ये तो पहली सर्विस होगी, ठीक है। और दूसरी सर्विस में क्या हुआ है सर, डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी गई है। ये भी आपने पढ़ा था कि सर अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जाती है, अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जाती है तो इस सिटिंग फीस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, और जो बॉडी कॉरपोरेट होती है उसे क्या करना पड़ता है, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो दोनों सेवाएं लिखी हैं, ये दोनों सेवाएं आरसीएम में आती हैं, और इन दोनों पे टैक्स पे करने का जिम्मेदारी रॉयल स्वीट एंड कंपनी का है, राइट। अब जरा बात करो टाइम ऑफ सप्लाई की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो। टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसका, सर्विसेज का। सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा, सेक्शन नंबर लगेगा सर 13 सब सेक्शन 3। इसमें मैंने आपको 3 डेट्स दी थी। एक डेट थी आपकी 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। दूसरा मैंने आपको दिया था डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, और तीसरा डेट मैंने आपको दिया था डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हमारे पास 2 सर्विसेज है, एक हमारे पास लीगल सर्विस है और एक हमारे पास डायरेक्टर वाली सर्विस है। दोनों की इनवॉइस अलग अलग है। सेवेंथ जुलाई 19 से अगर आप 61 डेज कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे, ज़रा चेक करिए। 7 जुलाई 19 से अगर आप 61 डेज कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे। जुलाई में आ जाएंगे आपके पास 24, अगस्त में आ जाएंगे आपके पास 31, 24 और 31 होता है आपका 55, और सितंबर के आ जाएंगे आपके पास 6, राइट। तो आपका 61st डे निकल के आ रहा है 6 सितंबर 19। डेट ऑफ डेबिट, पेमेंट किस दिन करा है, पेमेंट करा है हमने 11th ऑफ नवंबर को, 11th नवंबर 19, 11th नवंबर 19। और डायरेक्टर के केस में डेट ऑफ इनवॉइस है 15th अक्टूबर। 15th अक्टूबर से अगर आप 61 डेज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अक्टूबर में आ जाएंगे 16 डेज, नवंबर में आ जाएंगे आपके पास 30 डेज, 46 हो गया, और दिसंबर में आ जाएंगे आपके पास 15 डेज, राइट। 30 + 16 46, 56 एंड 61। तो यहाँ पर आ जाएगा 15th दिसंबर 19, और यहाँ पर 20th पेमेंट कब करा है, 20th नवंबर 19 और 20th नवंबर 19। तो बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर। तीनों डेट्स में जो अर्लियर है, पहले वाले केस में 6 सितंबर 19 हमारे लिए अर्लियर है, तो 6 सितंबर 19 हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और दूसरे वाले केस में 20th नवंबर 19 हमारे लिए क्या बन जाएगा,
टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं जीएसटी लायबिलिटी की, कि जीएसटी लायबिलिटी क्या आएगी। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जीएसटी लायबिलिटी में जो लीगल सर्विसेज हैं, जो लीगल सर्विसेज हैं वो इंट्रा स्टेट है। सर कैसे इंट्रा स्टेट है? देखो, आपका जो रॉयल स्वीट एंड कंपनी है वो भी दिल्ली का है, और जो लीगल सर्विसेज मिली हैं वो भी आपको दिल्ली से मिली हैं, यानी कि ये आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई चल रही है। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो है 1,25,000। इसके ऊपर जो CGST लगेगा वो लगेगा 1,25,000 का 9%, और जो SGST लगेगा वो लगेगा आपका 1,25,000 का 9%। राइट, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11,250 और 11,250। राइट, और जो डायरेक्टर की सिटिंग फीस है, डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस है उस पे क्या होगा सर? सर डायरेक्टर की सिटिंग फीस जो है डायरेक्टर हरियाणा का है, मतलब कि ये इंटर स्टेट है, और अगर ये इंटर स्टेट है तो इसके ऊपर IGST लगेगा, मतलब कि इस 75,000 के ऊपर आप IGST पे करोगे। 75,000 का 18%, इसको आप सॉल्व करोगे बच्चे तो आपके पास 13,500 निकल के आ जाएगा। बोलो भाई, क्वेश्चन बढ़िया था, इम्पोर्टेंट था, आप लोग भी मार्क कर लो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, RTP के क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप देखिएगा, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो पास्ट एग्ज़ाम से ही आ गए हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चंस पूछता है, और आप मेंटली प्रिपेयर होके पहुँचोगे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर एकांत, a supplier registered in Delhi, is engaged in the business of sale and purchase of plastic raincoats. He furnishes the following information pertaining to inward and outward supply made by him for the month of July 2019. Okay, interstate outward supply, interstate outward supply to registered person, intrastate outward supply to registered person, intrastate outward supply to unregistered person। देखो, हम अगर रजिस्टर्ड हैं और हम आगे रजिस्टर्ड को बेचें चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लगेगी। हम अगर रजिस्टर्ड हैं और हम आगे सप्लाई करें तो चाहे हम रजिस्टर्ड को सप्लाई करें चाहे हम अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करें, इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? तो मतलब सर इस 30 पे भी GST लगनी है, इस 50 पे भी GST लगनी है और इस 15 पे भी GST लगनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे क्या कह रहा है? इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई आपने करी है, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई करी है, आपने माल खरीदा है रजिस्टर्ड पर्सन से विद इन द स्टेट। इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई करी है, आपने माल खरीदा है आउटसाइड द स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन से। आपने इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अब जब तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदोगे तो क्या उस पे GST गया होगा? सर जब अनरजिस्टर्ड से खरीदा होगा तो उसने हमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया होगा, क्योंकि टैक्स जो है वो केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही कलेक्ट कर सकता है। तो इस 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं गया होगा, इस 10 और 5 पे टैक्स गया होगा, जिसका आपको ITC भी मिलेगा। राइट, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एकांत। इनके पास IGST का क्रेडिट आया है, कैपिटल गुड्स परचेज करे थे इन्होंने जुलाई में 1.5 लाख रुपए का। CGST SGST क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग द क्रेडिट ऑफ ₹5,000 CGST and SGST on account of membership of a club 0.5। अभी देखो क्या बोल रहा है तुम्हारे पास
अदर इनवर्ट सप्लाईज हैं, कुछ अदर इनवर्ट सप्लाईज हैं, उनका क्रेडिट कितना है 0.5 लाख। 0.5 लाख मतलब 50,000 रुपए का। अब इस 50,000 में 5,000 रुपए का क्रेडिट किसका है? 5,000 रुपए का क्रेडिट मेंबरशिप ऑफ क्लब का है। तो आपने सेक्शन 17(5) पढ़ा था। सेक्शन 17(5) में आपने क्या पढ़ा था कि क्लब मेंबरशिप पे आईटीसी ब्लॉक हो जाता है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब कि इस वाले 50,000 में से आपको केवल 45,000 का क्रेडिट मिलेगा। ये जो 5,000 रुपए मेंबरशिप वाले हैं, इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है फ्रॉम मिस्टर सुजीत, लॉयर है, लोकेटेड इन दिल्ली। इंट्रा स्टेट सर्विस है, 1 लाख रुपए की आपने इंट्रा स्टेट सर्विस ली है लॉयर से, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। लॉयर की सर्विस है, लीगल सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, राइट। द अमाउंट ऑफ आईटीसी ब्रॉट फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई 19, हमारे पास 2 लाख रुपए का सीजीएसटी आया है, 2 लाख रुपए का एसजीएसटी आया है और 5 लाख रुपए का आईजीएसटी आया है। कैलकुलेट करनी है नेट जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 19 बाय एज्यूमिंग द रेट ऑफ सीजीएसटी 9%, 9% एंड 18%। ठीक है, जितनी भी अमाउंट्स दी गई हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं। सारी कंडीशंस आईटीसी अवेल करने की पूरी कर दी गई है। ठीक है सर, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारी टैक्स लाइबिलिटी एसर्टेन करते हैं। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पहले एसर्टेन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है उसकी। इंट्रा स्टेट में हमने 50 लाख रुपए की रजिस्टर्ड पर्सन को करी है और 15 लाख रुपए की अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है। मतलब कि हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई जो करी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई जो करी है टू रजिस्टर्ड पर्सन, वो 50 लाख रुपए की है और टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ये हमारे पास 15 लाख रुपए की है। टोटल अगर आप करोगे सर तो टोटल आपके पास 65 लाख रुपीज़ आ जाएगा। और इस 65 लाख पे सर आपको सीजीएसटी देना पड़ेगा 65 लाख का 9% और इधर एसजीएसटी में आपको देना पड़ेगा 65 लाख का 9%। चलिए फटाफट से करके बताइए कितना आ रहा है 65 लाख का 9%। 65 लाख का 9% अगर अपन निकालेंगे तो सर ये आ रहा है 5,85,000। ठीक है, और ये भी आ जाएगा 5,85,000, राइट। इसके बाद सर हमने जो इंटर स्टेट सप्लाई करी है उसका क्या होगा? जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है उसके ऊपर तो बच्चे आईजीएसटी लगनी है और इंटर स्टेट सप्लाई आपके पास केवल 30 लाख रुपए की है, तो इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लग जाएगा 30 लाख का 18%, यानी कि 5,40,000 रुपए, राइट। अब सर बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की कि हमारे पास कितना आईटीसी टोटल में पड़ा हुआ है। तो 3 कैटेगरी बना लेते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये कब का निकाल रहे हैं? जुलाई मंथ का निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस कुछ पड़े हुए थे। हम सर ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाए थे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। तो लिख दीजिए 2 लाख रुपए का आप सीजीएसटी ब्रॉट फॉरवर्ड करके लेकर आए थे, 2 लाख रुपए का आप एसजीएसटी ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाए थे और 5 लाख रुपए का आप आईजीएसटी ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाए थे। इसके बाद सर अब आप इसमें ऐड कर दीजिए जो आपने इंट्रा स्टेट इनवर्ड परचेज करी है। इंट्रा स्टेट जो आपने इनवर्ड सप्लाई ली है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन।
रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कितने का माल खरीदा है? सर इंट्रा में रजिस्टर्ड पर्सन से आपने 10 लाख रुपए का माल खरीदा है, तो 10 लाख का 9% आ जाएगा, यानी कि 90,000 रुपये का CGST और 90,000 रुपये का ही SGST। इंट्रा है, इंट्रा पे CGST और SGST लगता है। सर प्लस कर दीजिए इसके अंदर इंटर स्टेट जो आपने इनपुट्स परचेज करे हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। इंटर स्टेट आपने करा है सर 5 लाख रुपए का, और 5 लाख का 9% होता है, सॉरी 5 लाख का 18% होता है सर 90,000 रुपये, और ये 90,000 रुपये का आपके पास IGST आ गया है, राइट। इसके अलावा ये वाली सारी इंफॉर्मेशन अपन ने यूज़ कर ली। इसके अलावा कह रहा है कि हमारे पास कैपिटल गुड्स का IGST आया है 1.5 लाख रुपए का, तो सर जो आपने कैपिटल गुड्स खरीदे हैं उनका IGST भी प्लस कर दो 1.5 लाख रुपए का, तो 1,50,000 रुपये सर अपन ने ये भी प्लस कर दिया। इसके बाद अदर इनवर्ट सप्लाईज थी हमारे पास। इस अदर इनवर्ट सप्लाईज पे हमारे पास 50,000 का क्रेडिट था, जिसमें से 5,000 रुपये क्लब मेंबरशिप का था जो हमें नहीं मिलना था। ध्यान दे देना, वर्ड ईच यूज हुआ है। ईच का मतलब क्या हो गया? 50,000 का CGST और 50,000 का SGST था, जिसमें से 5,000 का मेंबरशिप क्लब का टैक्स था, CGST में भी और SGST में भी, राइट। इसको हमने डील कर लिया। अब सर ये जो RCM में होता है इसका तो हमें कैश पेमेंट करना होता है, पढ़ा था ना कि आप RCM का टैक्स पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका आप सिर्फ क्या करते हैं? कैश पेमेंट करते हैं। इसको मैं बाद में डील करूंगा, ठीक है। अब जरा आप टोटल कर लीजिए कि आपके पास क्रेडिट कितने रुपए का है। 2,90,000 प्लस 45,000 कितना हो गया? 2,90,000 प्लस 45,000, बताइए। एक काम और कर लीजिए आप लोग, अच्छा एक काम कर लीजिए, यहां पर आप जो लीगल सर्विसेज पे टैक्स पे करना है उसे ले लो। जो लीगल सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है उसे यहां पे लिख लो। लीगल सर्विसेज पे जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना है वो आप यहाँ पे लिख लो। 1 लाख रुपए की सर्विस है, तो 1 लाख पे 9% यानी कि 9,000 रुपये का CGST और SGST 1 लाख पे 9% के हिसाब से 9,000 रुपये, राइट। अब ज़रा टोटल करो। ये खेल समझ में आया जो मैंने किया? सर ये आपने 9,000 रुपये पहले ऊपर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ले लिए और बाद में आपने इसका क्रेडिट भी ले लिया। देखो, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स देना होता है वो आपको पहले कैश में देना होता है। RCM किसके ऊपर लगता है? सर ये जो RCM होता है ये आपका, कहाँ समझाऊँ, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये जो RCM होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आपका टैक्स होता है ऑन इनवर्ड सप्लाई पेबल बाय रिसिपिएंट, राइट। यही होता है ना कि कुछ और होता है? नहीं सर, यही होता है। अब अगर ये टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई का ITC भी तो मिलना चाहिए। तो पहले क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है कि RCM में जो टैक्स है, पहले तुम क्या करो, पहले तुम इसे हमें कैश में पे करो और बाद में तुम इसका ITC क्या कर लो, अवेल कर लो। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये RCM में गवर्नमेंट को पे करेंगे 9,000 रुपये और इसका ही हम ITC क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे।
राइट। तो पहले मैंने पे किया और बाद में मैंने उसका क्या कर लिया, क्रेडिट क्लेम कर लिया। अब मेरी टोटल लाइबिलिटी, सॉरी पहले आप ये देख लो कि मेरे पास टोटल आईटीसी कितने का आ रहा है। 2 लाख प्लस 90 290, 290 प्लस 45 इज 335, 335 प्लस 9 इज 3,44,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,44,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 और 240, 7,40,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। नेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की, आईजीएसटी की। सर आपको एफसीएम में कितना टैक्स पे करना है? एफसीएम में हमें पे करना है 585 सीजीएसटी का, 585 एसजीएसटी का और 540 आईजीएसटी का। 585, 585 और 540। 585, 585 एंड 540। आरसीएम में कितना पे करना है? सर आरसीएम में हमें 9,000 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी के पे करने हैं। 585 प्लस 9 594 हमें सीजीएसटी के देने हैं, 594 हमें एसजीएसटी के देने हैं और 540 हमें आईजीएसटी के देने हैं, राइट। अब आप इसमें से क्या करिए, क्रेडिट लेना स्टार्ट करिए। आईटीसी, अब मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले आप किसका क्रेडिट लोगे? आईजीएसटी का। आईजीएसटी आपके पास कितना पड़ा है? 740। 740 में से 540 आप आउटपुट आईजीएसटी को पे करने में यूज कर लो और जो 2 लाख आपके पास बच जाएं, उस 2 लाख से आप चाहो तो सीजीएसटी पे कर लो, चाहो तो आप एसजीएसटी पे कर लो, जो आपको ठीक लगे। मैं सीजीएसटी पे करवा देता हूं, ठीक है। तो 740 का मेरे पास क्रेडिट था आईजीएसटी का और ये 740 मैंने कैसे यूज कर लिया? 540 मैंने आईजीएसटी को पे करने में यूज किए सबसे पहले और जो बैलेंस 2 लाख रुपए बच गए वो मैंने सीजीएसटी को पे करने में यूज करे। आप इससे एसजीएसटी भी पे कर सकते थे। दूसरी प्रेफरेंस में आप हमेशा क्या उठाओ? सीजीएसटी। सीजीएसटी में आपके पास 344 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। सीजीएसटी में आपके पास 344 का क्रेडिट पड़ा हुआ है और आपकी जो लाइबिलिटी बाकी है वो 394 की बाकी है। 394 की कैसे बाकी है? अगर आप 594 में से 2 लाख को माइनस कर दें तो आपके पास 394 बचेगा। अब 394 पे करना है और क्रेडिट है आपके पास 344, पूरा ले लो और गवर्नमेंट को बाकी पैसे 50,000 रुपीज आप कैश में पे करो, राइट। अरे यार, इसके बाद एसजीएसटी के क्रेडिट की बात आएगी। इसके बाद अपन एसजीएसटी के क्रेडिट की बात करेंगे। एसजीएसटी में आपके पास 344 का क्रेडिट पड़ा हुआ है और लाइबिलिटी है 594 की, तो 344 आप पूरा पे कर दीजिए। और अब आपके पास नेट टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 594 माइनस 544, 50,000 रुपीज आपको सीजीएसटी का देना पड़ेगा, 2,50,000 आपको एसजीएसटी का देना पड़ेगा और आईजीएसटी की लाइबिलिटी आपकी नील आ जाएगी। दिस इज योर नेट टैक्स लाइबिलिटी विच यू हैव टू पे बाय योर कैश लेजर। बोलिए भाई,
कैसा लगा आप लोग को ये वाला क्वेश्चन? कैसा लगा आप लोग को ये वाला क्वेश्चन? एकांत भैया ने आप लोगों को एकांत में भेजा कि नहीं भेजा? क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, और अगर कोई दुख तकलीफ चिंता है तो पूछिए। साहिल एक सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स का कर्नाटक में। ही गॉट रजिस्टर्ड अंडर GST इन द मंथ ऑफ September 2019 एंड विशेस टू पे हिज IGST लाइबिलिटी फॉर द मंथ. Since he is making the GST payment for the first time, he is of the view that he needs to mandatorily have the online banking facility to make the payment of GST. Offline payment is not permitted under the GST. You are required to apprise Sahil regarding the various modes of deposit in the electronic cash ledger. Further advise him, are manual challans are allowed under GST? बताओ भाई, मैनुअल चलान है? नहीं सर, चलान तो आपको ऑनलाइन ही जनरेट करना पड़ता है. व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द चलान? सर, चलान जो जनरेट होता है वो 15 डेज के लिए वैलिड होता है. क्या क्रॉस यूटिलाइजेशन अमंग द मेजर एंड माइनर हेड्स पॉसिबल है? हाँ सर, पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन अब होते हैं. आप किसी भी मेजर हेड के अंदर किसी भी माइनर हेड में एडजस्टमेंट कर सकते हो, या फिर एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड के अंदर भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. इसके अलावा उसने पूछा था कि कैश लेजर में पेमेंट करने के कौन कौन से मोड्स हैं. आपको कैश लेजर में अगर पेमेंट करनी है तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो. आप NEFT या फिर RTGS करा सकते हो. आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो. आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो. और आप अगर चाहो तो ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हो. लेकिन एक शर्त है कि जो पेमेंट होनी चाहिए वो अप टू ₹10,000 होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो इसने लिखा था कि मैंडेटरली आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आप NEFT, RTGS, OTC भी करा सकते हो. तो ये जो उसकी धारणा है कि बाबू की ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, ऐसा नहीं है. राइट. इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है. मिस्टर हिमांशु है, रजिस्टर्ड सप्लायर है केमिकल्स के. पे करते हैं GST अंडर द रेगुलर स्कीम. ओके, पे करा है GST अंडर द रेगुलर स्कीम. ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन. ही हैज़ मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ September. इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है 25 लाख का. इंटर स्टेट किया है 5 लाख रुपए का. इंट्रा स्टेट परचेज किया है रजिस्टर्ड डीलर से 14 लाख रुपए का. अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, तो जो अनरजिस्टर्ड से खरीदा है उधर कोई भी ITC आपको नहीं मिलेगा. इंट्रा स्टेट परचेज किया है रजिस्टर्ड से 4 लाख रुपए का. ठीक है. इसके बाद बैलेंस आपके पास ये गिवन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. ही परचेज अ कार यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एट अ प्राइस ऑफ ₹6,72,000. बताओ भाई, कार खरीदी है, कार का क्रेडिट मिलता है? बताओ भाई, कार का क्रेडिट मिलता है? सर, सेक्शन 17(5) मोटर व्हीकल, जब तक सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स या उससे ज़्यादा की नहीं होगी, नहीं, जब तक सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं होगी तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर आपका मोटर कार का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, यहाँ पर आपको क्रेडिट मिलना नहीं है. ठीक है. आउट ऑफ द इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, गुड्स वर्थ ऑफ ₹1 लाख वर रिसीव्ड ऑन 3 अक्टूबर ड्यू टू रोड ट्रैफिक. ओके, तो तुम यहाँ पे सितंबर मंथ का टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हो. तो सेक्शन 16 कह रहा था कि ITC आपको सितंबर में तभी मिलेगा जब आपके पास इनवॉइस भी हो और गुड्स भी हो. 1 लाख रुपए के गुड्स जो हैं वो आपको कब रिसीव हुए हैं? वो आपको 3 अक्टूबर को रिसीव हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम था. राइट. तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ज़रा सा क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है. क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए. एक छोटा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, वो कर लीजिए अपने पास. ये जो 4 लाख रुपए की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हमने इंट्रा लिखा हुआ है, इसे आप रेक्टिफाई करके इंटर स्टेट कर लीजिए.
इसे आप रेक्टिफाई करके इंटर स्टेट कर लीजिए। दिस इज इंटर स्टेट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, 4 लाख रुपए। चलिए, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलो, मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी से रफली इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले मैं आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहा हूँ और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मैं ओवरलुक कर दूंगा। CGST 25 लाख रुपए की आपने इंट्रास्टेट करी है, तो 25 लाख का 9% और SGST 25 लाख का 9%। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे अपन को मिलेगा 2,25,000 रुपये, और यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.25 लाख। IGST लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। ये 5 लाख रुपए आपने इंटरस्टेट में बेचे हैं, तो 5 लाख का 18% यानी कि आपको मिल जाएगा 90,000 रुपये की IGST का लाइबिलिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके पास ITC कितना है। CGST, SGST, IGST कुछ आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया था। ब्रॉड फॉरवर्ड में 95, 60 और 50, 95,000, 60,000 एंड 50,000, राइट। इसके बाद आपने कुछ सामान खरीदा है, तो इसमें ऐड करो जो आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी है। इंट्रा स्टेट आपने 14 लाख रुपए की परचेज करी है, तो इस 14 लाख पे 9% का आपने CGST और SGST दिया होगा। 14 लाख का 9% आप निकालोगे, 1,26,000 रुपये आएगा। ठीक है, इसके बाद इंटर में जब आप करने जाओगे तो आपने खरीदा तो 4 लाख का है, लेकिन 1 लाख के गुड्स आपके पास अक्टूबर में आए हैं, तो इनका क्रेडिट भी आपको अक्टूबर में मिलेगा, ये आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। तो 4 लाख में से आप 1 लाख को माइनस करेंगे, बचेगा आपके पास 3 लाख। 3 लाख पे आप 18% का IGST का क्रेडिट लेंगे, जो कि आएगा आपके पास 54,000 रुपीज़ का। बोलो भाई, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई? अब तुम्हारे पास टोटल ITC कितना आ गया? 126 प्लस 90, 210, 210 प्लस 11, 221, ये 221 हो गया, और 60 प्लस 126 ये 186 हो गया, और 50 प्लस 54 ये हो गया 1,04,000। कार का क्रेडिट आपको नहीं मिलना था, वो आपने रिकॉर्ड कर ही लिया है, बेकार बातें हो गई हैं। अब आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। नेट टैक्स लाइबिलिटी CGST, SGST, IGST। आउटपुट टैक्स आपका निकला था CGST का 2.25, 2.25 और 90, 2,25,000, 2,25,000 और 90,000। अब इसमें से आप ITC लेंगे, और ITC में सबसे पहले आप IGST को पिक करेंगे। IGST आपके पास 1,04,000 रुपये का है, 90,000 रुपये यहाँ यूज़ करो, बचे हुए 14,000 रुपये आप CGST में यूज़ कर लो। आप चाहो तो SGST में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप CGST उठाओ, 225 में से 14 चले गए। चलो एक काम करो, तुम 14 यहाँ मत लो, क्योंकि तुम्हारे पास CGST का क्रेडिट ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो 14,000 रुपये का क्रेडिट तुम यहाँ लो। ठीक है, 14,000 का क्रेडिट तुम यहाँ पर लो, और 221 तुम यहाँ पर पे करो। ठीक है, इस तरीके से क्रेडिट लेना होता है कि हमारा जो कैश पेमेंट हो वो कम से कम हो, राइट। SGST में तुम्हारे पास 186 है, पूरा का पूरा 186 यहाँ पर ले लो। अगर मैं 14,000 CGST में लेता तो फिर मुझे केवल 4,000 पे करने थे, मतलब मेरे पास कुछ बैलेंस बच जाता, और फिर मुझे कुछ कैश पेमेंट करना पड़ता, जो कि गड़बड़ हो जाती। तो इट इज़ बेटर कि 4,000 यहाँ पर आप दे दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 लाख, यहाँ आप देंगे 25,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा आपका नील। तो आपकी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई है, जो आपको कैश में पेमेंट करनी है, ये आपकी कैश पेमेंट होगी, राइट। 4,000 रुपये
का CGST, 25,000 रुपये का आपका SGST और IGST लाइबिलिटी नील। आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। अगला आता है मेसर्स दक्ष एंटरप्राइजेस हैज मेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 अंडर द माइनर हेड टैक्स ऑफ मेजर हेड SGST. It has a liability of ₹2,000 for the minor head interest under the major head SGST. State whether Messrs Daksh Enterprises can utilize the amount available for the payment of interest. अब ये देखो, जब क्वेश्चन ये आया था तब क्रॉस यूटिलाइजेशन परमिटेड नहीं था, लेकिन अब क्रॉस यूटिलाइजेशन परमिट है। मतलब अब जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे यस, अगर उसके पास टैक्स की लाइबिलिटी कम है तो वो इस 10,000 में से 2,000 रुपये इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकता है। आप इसका आंसर क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 10 का यस, मेसर्स दक्ष एंटरप्राइजेस कैन डू सो। मेसर्स दक्ष एंटरप्राइजेस कैन डू सो as cross utilization between minor head of same major head as well as minor heads of different major heads can be adjusted with each other. That is, cross utilization is permitted. ठीक है, तो अब इसके बाद आप लिख दो कि जो 2,000 रुपये की इंटरेस्ट है, 2,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो पे किया जा सकता है, कैन बी पेड विथ टैक्स ऑफ कैन बी पेड विथ ₹10,000 अवेलेबल इन माइनर हेड टैक्स। राइट, तो आप पहले लिख दो प्रोविजन क्या है और उसके बाद आप उसका कंक्लूजन दे दीजिए। अगला पॉइंट आता है, मिस्टर उत्तम कुमार, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस इन कोलकाता, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया है सर्विसेज का 6,40,000। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कपोला प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कंपनी, ही इज अ डायरेक्टर इन कपोला, बीइंग द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, पेड लीगल फीस टू सीनियर एडवोकेट फॉर वन लीगल मैटर विद इन द स्टेट, बीइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, amount received for the services provided by him as a commentator to a local recognized sports body, being intrastate transaction. Amount received as a coach in recreational activities relating to the sports from one local charitable entity registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961, being the intrastate transaction। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपकी 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कुछ ट्रांजैक्शन RCM वाले इंक्लूडेड हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपके एग्जेम्पशन वाले कवर हैं। तो इट इज़ बेटर कि इसको अभी अपन होल्ड पे डालें और इस क्वेश्चन को हम करेंगे आफ्टर एग्जेम्पशन। तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे रिमाइंड करवाना कि मुझे ये क्वेश्चन एग्जेम्पशन के साथ करवाना है। ठीक है, ई लेजर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, कर लोगे आप लोग। मिस्टर धीरज है, अ रजिस्टर्ड सप्लायर है, सर्विस इन बेंगलोर, हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया है सर्विसेज का 520 का,
लीगल फीस पे किया है लॉयर को लोकेटेड विद इन द स्टेट 20,000 रुपीज़ का, रेंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिस बिल्डिंग 30,000 रुपीज़ का, रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज टूवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम्स टू लवॉल यूनिवर्सिटी पुणे रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बीइंग एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, धीरज वाला। इसमें हमें बताना है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या आने वाली है। चलिए, सबसे पहले जो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है वो आपका कहाँ चला जाएगा सर? ये आपका FCM में कवर होगा, ये आपका FCM में कवर होगा। लॉयर को जो आपने लीगल फीस दी है ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। आपने गवर्नमेंट को जो रेंट पे किया है ये भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाता है। और इसके बाद जो आपको लवॉल यूनिवर्सिटी पुणे से फीस मिली है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, और ये जो लवॉल यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। अभी जब हम एग्जेम्पशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की सर्विसेज दी हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को, किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वो सेवाएं क्या होती हैं? एग्जेम्प्ट होती हैं। तो हमारी इस सर्विस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहली वाली सर्विस पे 520 पे FCM पे टैक्स लगेगा। तो मैं अगर आपको टैक्स निकाल के बताऊं तो हमारा टैक्स कितना निकलेगा। पहले में इंट्रा स्टेट है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। पहली वाली आपकी जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो आपकी इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और इस 5,20,000 पे आपको CGST और SGST पे करना पड़ेगा 9% ईच से, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास CGST निकल के आएगा 46,800 का और SGST आपके पास निकल के आएगा 46,800 का। इसके बाद ये हमने जो टैक्सेबल करी है वो किस में टैक्सेबल करी है? FCM में। अब RCM में आपके पास दो सर्विसेज है, एक जो लीगल सर्विसेज आपको मिली है। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि ये लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को मिली है कि किसको मिली है। तो भैया जब तक क्वेश्चन बताए ना कि ये लीगल सर्विसेज पर्सनल मैटर के लिए है, तब तक अपन यही मान के चलेंगे कि ये जो लीगल सर्विसेज हैं वो बिजनेस एंटिटी को मिली है, क्योंकि मिस्टर धीरज जो है वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। मतलब इनको जो भी सर्विसेज मिली होंगी वो इनके बिजनेस से रिलेशन में ही मिली होंगी, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बता देता कि भाई ये जो सर्विसेज हैं ये हमने पर्सनल के लिए ली है, तो अगर पर्सनल के लिए ली होती, बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व ना होती, तो उस केस में आपका GST एप्लीकेबल ना होता, 1800 और 1800। और इसी तरीके से दूसरी सर्विस जो है, आपने जो बिल्डिंग रेंट पे ली है फ्रॉम गवर्नमेंट, उस पे आप 30,000 रुपये का 30,000 रुपये का रेंट पे कर रहे हो, तो CGST लग जाएगा 9% के हिसाब से 2,700 रुपये का और SGST लग जाएगा 2,700 रुपये का। और जो अगली सर्विस थी आपकी, जो एज अ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए आपने दी थी, आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था फॉर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, तो ये सेवा आपकी एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्पशन के आज हमने 2 पॉइंट्स आपके लिए कवर करवा दिए, एक वो क्लासिकल परफॉर्मेंस वाला और एक ये रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है। अब आपको बताना है कि टोटल टैक्स आपने कितना दिया, तो सर CGST में आपने 46,800 प्लस 1,800 प्लस 2,700 रुपीज़ का टैक्स दिया। सिमिलरली SGST में आपने 46,800 प्लस 1,800 प्लस 2,700 रुपीज़ का टैक्स दिया। बोलिए, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 तक किसी को कोई डाउट? बस ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल बच्चों वाला है, कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 15, ब्रीफ रीजन दीजिए वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस 5000 अंडर द मेजर हेड ऑफ द IGST कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑफ द मेजर हेड ऑफ CGST. येस, क्रॉस यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल. अब ऐसा हो सकता है. मिस्टर जिम्मी है वो ITC एडजस्ट करना चाहते हैं. हाँ, एडजस्ट करना चाहते हैं ITC किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए अंडर द रिवर्स चार्ज. तो बाबू ITC रिवर्स चार्ज में कभी भी यूज नहीं होता है. रिवर्स चार्ज में जो भी टैक्सेस देने होते हैं वो आपको कैश में देने होते हैं. इंटरेस्ट और पेनल्टी जो होती है वो भी आपको कैश लेजर से ही पे करनी होती है. इनका पेमेंट आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते. तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नेवर बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, for the payment of penalty, for the payment of tax under the RCM. For these you need to utilize your electronic cash ledger. कर लोगे आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे. क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर जे एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पार्टनरशिप फर्म है, हैविंग इट्स रजिस्टर्ड एंड हेड ऑफिस इन मुंबई and registered under the GST Act in the state of Maharashtra only. It does not have any branches in any other state. The gross receipts from the financial year 18-19 was 60 lakh. Firm has submitted the following information for the month of August 2019. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में है और इनके सारे ब्रांचेस जो हैं वो भी मुंबई में ही है. ठीक है, ओके. इट डज नॉट हैव एनी ब्रांचेस इन एनी अदर स्टेट. ओके. अब इन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, बिल्स रेस करे हैं ड्यूरिंग द मंथ फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ ITR फाइलिंग एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी 1 लाख रुपए. इंटरनल ऑडिट किया है इन्होंने 50,000 रुपये. स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है इन्होंने 70,000 रुपये. तो ये इनकी फीस है. इस फीस के ऊपर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी. Firm has also furnished the following information in respect of input services availed from the registered dealer for providing the output services during the month of August 2019. अब ये input services की कुछ बातें बता रहे हैं आपको. आपने सर्विस अवेल करी है कुरियर एजेंसी से, तो जो कुरियर एजेंसी से आपने सर्विसेज अवेल करी हैं इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. राइट. इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगला है रेलवे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद एंड रिटर्न टिकट फॉर कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट ऑफ मेसर्स तिरुपति ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर 3 tier AC. ठीक है सर, इसका भी आपको ITC मिल जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि आप ऑफिशियल टूर के लिए बाहर गए थे. आप ऑफिशियल टूर के लिए बाहर गए थे, तो जो भी आपने खर्चा करा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है इसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा. सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल फर्म एट मुंबई अमाउंट इज पेड विदाउट द TDS अंडर सेक्शन 194J ऑफ द एक्ट. कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपने दूसरे प्रोफेशनल से सर्विसेज ली हैं, इसका भी आपको ITC मिल जाएगा. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. आपको ये 450 और 1800 CGST का ITC आपको मिल जाएगा 2250 रुपये का. 450 और 1800 SGST का मिल जाएगा 2250 रुपये का. 600 रुपये का आपको IGST का मिल जाएगा. ओपनिंग बैलेंसेस कुछ पड़े हैं इनके पास, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. इस 150 और 70 टोटल हो गया 220. अब 220 पे अगर आप CGST और SGST निकालोगे तो CGST 9% से आ जाएगा और SGST 9% से आ जाएगा. जो भी आए उसमें से ये ITC आप क्लेम कर लीजिएगा. सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 18. Messrs Maheshwari Corporation Private Limited is a supplier of goods and services at Bangalore, registered in the state of Karnataka, having a turnover of 200 lakh in the last financial year. It has furnished the following information for the month of June. Services provided by way of a labor contract. इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग एग्जेम्पशन के साथ करेंगे. 2 क्वेश्चन चले गए आप लोग के एग्जेम्पशन के साथ, ध्यान रखना. ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको
बताना है कितना ITC देना है, सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, बस एडजस्टमेंट करना है। ईजिली आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेसर्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ₹2 लाख, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी के हिसाब से है। 2 लाख रुपए आपने रिड्यूस कर लिए हैं इनएलिजिबल क्रेडिट के, और कब लिए हैं? दिसंबर 19 में लिया है। तो दिसंबर 19 का टैक्स आपने 20 जैन को दिया होगा, तो 21 जैन 20 से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा और 31 मार्च 20 तक इंटरेस्ट लगेगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी बेसिक सा ही है, इसमें नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालना है और क्रेडिट क्लेम कर लेना है। व्हेन इंटरेस्ट शैल बी पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल सेम कर लिया हमने ऐसा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी आप एग्जेम्पशन के साथ ही करेंगे। 3 क्वेश्चन एग्जेम्पशन के साथ हो गए। चलिए, चैप्टर हो गया है ओवर। 3 क्वेश्चंस अपन एग्जेम्पशंस के साथ करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे। बाय बाय।